नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा 1.0 में। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आ चुकी है, जिसकी परीक्षा 11 फरवरी को प्रस्तावित है। तो उसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज का यह वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। कैसे कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहली बात है कि भारत के संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो भारत के संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। तो इसी बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। कभी कभार इसी प्रश्न को इस प्रकार भी पूछ लेता है कि संविधान सभा की उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उसका सही उत्तर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो प्रथम संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था, जो कि अस्थायी रूप से चुना गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकार किया गया था। अगर पूछ ले कि इसे कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को संविधान लागू हुआ था? तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। कभी कभार ये भी पूछ लेता है कि भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान को बनाने में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सर बी एन राव। सर बी एन राव भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राज्यों का संघ। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारत। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान भारत का है। अगला प्रश्न है, लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस।
लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले फ्रांस ने पेश की थी। अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान किस देश का है, तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आयरलैंड। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। कहाँ लिया गया है? भारतीय संविधान में। चलिए और इसमें कुछ जान लेते हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में है। भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल किया गया है। एक बात और ध्यान में रखिएगा, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है और इसे संवैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कैसा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। आइए जानते हैं यह लचीला किस मायने में है। इसके अधिकतम प्रावधानों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जाता है, इसीलिए इसे अंशतः लचीला कहा जाता है। अंशतः कठोर क्यों कहा जाता है? इसके कुछ प्रावधानों को संशोधित करने में संसद विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसीलिए भारतीय संविधान को अंशतः कठोर भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वल्लभ भाई पटेल क्या थे? तो वल्लभ भाई पटेल प्रथम गृह मंत्री थे। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्या थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद प्रथम शिक्षा मंत्री थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1950। 1950 में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। अगर पूछ ले कि इसे कब गाया गया था, इसे सर्वप्रथम कब गाया गया था, तो इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। एक पॉइंट और भी नोट करिएगा, इसे गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है और अगर पूछे कि इसे संक्षिप्त गाने में कितना समय लगता है, तो इसे संक्षिप्त में गाने में 20 सेकेंड का समय लगता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया था। और अगर पूछ ले कि यह अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 32 से 35 तक मौलिक अधिकार में ही शामिल किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा संशोधन मिनी संविधान माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान के रूप में माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है? ऐसा इसलिए माना जाता है, इस संशोधन में संविधान की प्रस्तावना के साथ साथ संविधान के कई अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था। जैसे
संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता व अखंडता आदि शब्द जोड़े गए थे और इसी संशोधन में मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता था। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद इसे एक कानूनी अधिकार मान लिया गया। कानूनी अधिकार मानते हुए इसे संविधान के अनुच्छेद 300 ए में रखा गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यूएसए। यूएसए के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा भारतीय संविधान में ली गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार फंडामेंटल राइट किस संविधान से लिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका। भारतीय संविधान में मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर पूछे कि मूल अधिकार को संविधान के किस भाग में रखा गया है, तो मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में रखा गया है। शुरुआत में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, परंतु अब मूल अधिकारों की संख्या 6 ही रह गई है। वह 6 कौन कौन से हैं? तो आइए इसको भी जान लेते हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। अगर पूछ ले कि संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है, तो संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। कभी कभार इसका अनुच्छेद भी पूछ लेता है। तो मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में रखा गया है। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। कभी कभार यह भी पूछ लेता है कि किसकी अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था? तो इसे भी याद रखिएगा कि सरदार सुवर्ण सिंह की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता अनटचबिलिटी का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत संबंधित प्रावधान किया गया है। 24 में क्या है? तो 24 में बच्चों के शोषण से संबंधित उपबंध है, जिसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में जोखिम भरे कामों में कार्य करने संबंधित प्रावधान किया गया है। 19 में क्या है? तो 19 में बोलने की स्वतंत्रता है और 19A के तहत ही प्रेस की स्वतंत्रता दी जाती है। अगला प्रश्न है, चतुर्थ स्तंभ जिसे फोर्थ स्टेट भी कहा जाता है, शब्द का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रेस तथा समाचार पत्रों को। प्रेस तथा समाचार पत्रों को इंगित करने के लिए चतुर्थ स्तंभ या फोर्थ स्टेट भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के तहत ही राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति के अंतर्गत ही त्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया था। इसी समिति के सिफारिश पर ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 35 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर पूछ दे कि राष्ट्रपति चुनाव का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति चुनाव का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। एक यह भी क्वेश्चन बनेगा कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये भी कभी कभार पूछ देता है कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार लगातार राष्ट्रपति पद पर नियुक्त रहे? तो इसका भी उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होगा। अगर पूछ दे कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें निर्विरोध चुना गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। अगर पूछ ले कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाएगा, तो इस परिस्थिति में उच्चतम न्यायालय में मौजूद वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है और उपराष्ट्रपति भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही सौंपता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसे 6 महीने के अंदर भरना जरूरी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राज्य के राज्यपाल द्वारा। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राज्य के राज्यपाल द्वारा। जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो अनुच्छेद 356 के तहत वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। कभी कभार ये भी पूछ लेता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाता है? तो उसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 12 सदस्य। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। और अगर पूछ ले कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। और अगर पूछ ले कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कभी कभार ये भी पूछ लेता है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सही उत्तर होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सांसद हो गया है। संसद बनती है, संसद किसके द्वारा बनती है? तो संसद में 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 6 माह। संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर पूछ ले कि भारत में एक वर्ष में कितने सत्र बुलाए जाते हैं, तो भारत में एक वर्ष में 3 सत्र बुलाए जाते हैं। वह 3 सत्र कौन कौन से हैं? तो पहला है बजट सत्र, बजट सत्र हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा मानसून सत्र, मानसून सत्र। और तीसरा हो जाएगा शीतकालीन सत्र हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संविधान में कितने प्रकार के आपातकालीन का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 3। संविधान में 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान हैं। कौन कौन से हैं? आइए इसे जानते हैं। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात, ये 3 प्रकार के आपातकाल हैं। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रपति अब तक कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा कर चुके हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कभी नहीं। राष्ट्रपति द्वारा अब तक भारत में एक बार भी नहीं वित्तीय आपात की घोषणा किए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही यह निर्णय लिया जाता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 25 वर्ष। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर पूछ ले कि राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 42वां संशोधन। 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 ईस्वी में हुआ था, उसी में संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवी मावलंकर। इनका फुल नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। अगर पूछ दे कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष हो जाएंगी मीरा कुमार। मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष हो जाएंगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य है। इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 1
1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। अगर पूछ ले कि भाषा के आधार पर दूसरा राज्य कौन बना था, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 370 के तहत संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है। प्रश्न है, संविधान का संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करिएगा। तो साथियों, ये रहा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई इस प्रकार का वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।